जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज मैथ पेडागोजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे। यहाँ से दो प्रश्न आपको पक्का पूछेगा। गणित शिक्षण की विधियाँ। अभी हम लोग देखेंगे कि गणित शिक्षण में कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसके क्या क्या गुण और दोष हैं और इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे पूछे गए हैं, सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए आज देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना अति आवश्यक होता है। यानी जो भी गणित शिक्षण के दौरान बालकों को जो पाठ पढ़ाते हैं, यानी लेसन पढ़ाने के पहले शिक्षक को किसकी जानकारी पहले होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए, संबंधित पाठ का उद्देश्य, या फिर संबंधित पाठ की शिक्षण विधियां का, या संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा, यानी पहला आंसर होगा। संबंधित पाठ का उद्देश्य को जानना जरूरी होता है एक शिक्षक को। दूसरा प्रश्न कहता है कि गणित शिक्षण में त्रुटियों का विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। शिक्षक की, छात्र की, या अभिभावक की, या फिर हेडमास्टर की, प्रधानाचार्य की। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शिक्षक की। एक पहला आंसर है, यानी गणित शिक्षण में त्रुटियों का विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता यहाँ पर जो होता है शिक्षक की शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित ढंग से सिद्ध नहीं करता है? याद रखना है, नहीं करता है। पहला देखिए, कहता है कि मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरा कहता है कि मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। और तीसरा है, मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कना में कोई संबंध नहीं है। और चौथा है, मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। तो इस प्रश्न का यहाँ आंसर जो होगा तीसरा होगा, यानी मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कना में कोई संबंध नहीं है। ये गलत है, ये दोनों में संबंध होता है। ठीक है, तीसरा सही आंसर। आगे देखिए, प्रश्न कहता है कि गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। ऑप्शन देखिए, शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, या फिर आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, और तीसरा है निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, और चौथा होता है समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा यहाँ पहला होगा, यानी यह समस्या समाधान विधि का यह से संबंधित नहीं है। शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। आगे देखिए, कहता है समस्या समाधान एक ऐसी प्रोसेस है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या का समाधान करती है। उक्त परिभाषा दिया गया है किसके द्वारा? किन्स के द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा, योकम एवं सिम्पसन के द्वारा, या एवं क्रो एवं क्रोक के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ होगा तीसरा, यानी योकम एवं सिम्पसन महोदय के द्वारा ये कहा गया है कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी और सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है। ठीक है, आगे प्रश्न कहता है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पढ़ाते समय शिक्षक आगे पढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। ठीक है, यह तरीका दर्शाता है, किस ओर दर्शाता है, यानी किस विधि का यह अनुपालन हो रहा है? निगमन विधि, प्रायोगिक उपागम, या फिर व्यवहारिक उपागम, या फिर आगमन उपागम। तो इसका आंसर होगा डिडक्टिव मेथड, यानी निगमन उपागम का। निगम उपागम क्या होता है? यहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, जिसमें पहले सूत्र को ही याद रखता है, और यानी नियम से सूत्र की ओर, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर इसका आंसर होगा पहला। कहता है कि गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, यानी गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? व्याख्या विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन, यानी इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑल होगा सभी, इसका सभी गणित शिक्षण की विधियां हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, चाहिए कि वह कैसा क्या 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 करना चाहिए? बालकों को गणितीय चिन्हों का प्रयोग का
प्रयोग का बार बार अभ्यास कराया जाए, या फिर बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करे, या फिर बालकों को प्रोत्साहित न करे, या चौथा उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ उपरोक्त में से सभी होगा। आगे कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है। ठीक है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है, भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या फिर आध्यात्मिक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा व्यवहारिक। आगे देखिए, बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण या फिर स्वभाव परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दूसरा, निदानात्मक परीक्षण बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों को पता लगाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है। क्या है, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, या फिर चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, या फिर शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों का निरीक्षण करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है, यानी गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख जो होता है उपरोक्त में से सभी है। आगे प्रश्न देखिए, कहता है कि क्लास यानी रेखा क्लास 7 की छात्रा है, यानी 7वीं क्लास की छात्रा है। वह अपने छोटे भाई सोनू को गणित पढ़ा रही है, और जो क्लास 4 में है उसी के स्कूल में पढ़ता है, यानी जिस स्कूल में रेखा पढ़ती है उसी के स्कूल में उसका सोनू छोटा भाई भी पढ़ता है जो 4 क्लास में है। वह उसे 4 समीकरण देती है, यानी उसको 4 इक्वेशन 4 इक्वेशन देती है। रेखा द्वारा अपने भाई को दी गई निम्न में से कौन सा समीकरण में त्रुटि है, यानी गलत है। देखिए, 5 + 7 = 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 = 4। फिर आगे देखिए, 7 + 4, 7 + 11 = 18 डिवाइडेड बाई 9 = 2। फिर कहता है कि 27 + 3 = 30 × 3 = 90 दिया है। फिर देखिए, 50 डिवाइडेड बाई 2 = 25 डिवाइडेड बाई 5 = 5। तो यहाँ कौन सा इक्वेशन यहाँ पर इसका गलत है। तो देखिए यहाँ पर चेक करिए, 7 + 5 है ना, 5 + 7 = 12 को हम 2 से भगा देंगे तो होना चाहिए 6, लेकिन यहाँ 4 है, यही गलत है। बाकी सब ठीक है। देखिए 7 और 11 18 को 9 से भाग देंगे 2 होता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखिए 27 + 30 है, यानी 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 होगा, ये भी सही है। 50 को 2 से भाग देंगे तो 25 होगा, फिर 5 से भाग देंगे 5, यानी पहला आंसर गलत है, वहाँ 6 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कहता है गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक होता है। क्या होता है, बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, या फिर बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग के सही विषय में बताना, प्रयोग के विषय में बताना। और तीसरा है, बच्चों में समस्या के विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, और उपरोक्त में से सभी, और यही मेरा सही आंसर भी है। आगे कहता है, बच्चों को अभ्यास पुस्तिका का विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काट पीट की, या फिर लिप्त लिखावट की, या फिर शुद्धता की, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा शुद्धता की। अगला प्रश्न देखिए, रमन 4 तिल्लियां को जोड़कर एक चक्र बना लिया। ठीक है, 4 तिल्ली है, उसको जोड़कर एक चक्र तैयार करता है। वह फिर अपनी पुस्तिका में एक तालिका बना रहा है। देखिए, चक्रों की संख्या 1 2 3 देके, और तिल्लियों की संख्या 4 है, 8 है, 12 है, यानी एक प्रत्येक चक्र पर वो 4 तिल्ली लगा रहा है। ठीक है, 2 तिल्ली, 2 चक्र के लिए 8 और 3 चक्र के लिए 12 लगा रहा है। तो उपरोक्त आधार पर आप क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रमन खेल रहा है, या फिर रमन गणित सीख रहा है, या फिर रमन खेलने के साथ साथ गणित भी सीख रहा है, या फिर रमन जो होता है संख्या माने समय को पास कर रहा है, यानी टाइम पास कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ तीसरा होगा, यानी रमन जो होता है खेलने के साथ साथ गणित भी सीख रहा है, तभी उसको चक्र की संख्या और प्रत्येक चक्र में 4 लगा रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि खेल भी रहा है और गणित भी सीख रहा है। आगे प्रश्न कहता है कि गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। किसका, मौखिक कार्य का, निर्धारित तथा सीमित समय
में दत्त कार्य का या फिर गणना संबंधी सहायक सामग्री के प्रयोग का। तो इस प्रश्न का यहाँ पहला या दूसरा, यानी यहाँ कहता है मौखिक कार्य का भी होगा और निर्धारित तथा सीमित समय के लिए दत्त कार्य, यानी चौथा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न में देखिए, ये प्रश्न अभी हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी क्वेश्चन जो होते हैं ये विभिन्न राज्य में या सीटेट में जो पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वैसे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहता है, प्रश्न कहता है कि गणित करने के लिए, यानी गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। किसमें शामिल है? ठीक है, क्रियात्मक आधारित उपागम या फिर अनुमान लगाना या व्यापक अभ्यास या हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर पहला होगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। आगे प्रश्न कहता है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, यानी सबका अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी। चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा भिन्न होगा, यह बता रहा है। यानी इस किस तरह का ये बता रहा है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है, यानी जो इक्विवेलेंट होता है तुल्य भिन्न का जो कंसेप्ट है इसको वो नहीं जानता है। रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। और तीसरा है, रोहित ने भिन्नों की परिणाम की समझ नहीं है। और चौथा है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है। तो देखिए इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर होगा यहाँ पहला, यानी रोहित तुल्य भिन्न, यानी जो तुल्य भिन्न की जो कंसेप्ट है उसकी अवधारणा को वो नहीं समझता है, नहीं जानता है। अगला प्रश्न देखिए, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर अपनी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है, रिलेटेड है। निगमन विधि, जिसको हम लोग डिडक्टिव मेथड बोलेंगे, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, संश्लेषण या फिर विश्लेषण मेथड। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ विश्लेषण मेथड, एनालिसिस मेथड। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी ने 800 रुपया पर साधारण ब्याज, यानी 800 रुपया उसका मूलधन हो गया, 3 वर्ष के लिए लिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र को लगाया, यानी ब्याज इक्वल टू इंटरेस्ट इक्वल टू होता है, सिंपल इंटरेस्ट में है ये, है ना, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला में पुट कर दिए मूलधन समय दर को, और तो निकाल दिए, हो गया कितना, इसका ब्याज निकला 240 रुपया। तो विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? यहाँ पर विद्यार्थी का जो हल है किस शिक्षण विधि पर आधारित है? क्योंकि फॉर्मूला पर हम लोग सीधे देखते हैं, नियम बना हुआ है, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विधि होगा? शिक्षण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि? तो श्योर है इसका आंसर जो होगा यहाँ डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। ठीक है, जिसमें हम लोग सूत्र से उदाहरण की ओर जाते हैं, यानी हमको पहले सूत्र ही जानना होता है, तब फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? यानी यूनिट प्लान जो होता है, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? स्किनर, हर्बर्ट या फिर जॉन डीवी या फिर विलियम किलपैट्रिक? तो इस प्रश्न का आंसर सही होगा यहाँ तीसरा आंसर है जॉन डीवी। आगे प्रश्न देखिए, एक डीएड के परीक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास करते समय, यानी करते समय बच्चों की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि लिखता है। यानी यहाँ पर देखिए लिखता है 62, फिर लिखता है माइनस कर रहा है कितना 48, तो आ रहा है इसका रिजल्ट 46। ठीक है, तो बच्चों ने क्या समझने में गलती की है? तो बच्चा यहाँ जो होता है कौन सा उस समझने में वो गलती किया जिसके कारण वो ऐसा लिख रहा है। ठीक है, देखिए इकाई दहाई की समझ उसमें नहीं है, दूसरा कहता है हासिल संख्या की समझ नहीं, या तीसरा है शून्य की समझ नहीं है, और चौथा है उधार लेने का समझ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शून्य की समझ उसमें नहीं है। ठीक है, शून्य की समझ उसमें नहीं है, ताकि यहाँ से कैरी ले लिया, 12 जाता है, 18 जाता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या होगा, शून्य का समझ इसमें बच्चा में नहीं है, यही इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन में देखिए 24 में, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि संबंधित होता है? यानी नियम से उदाहरण की ओर कौन सा शिक्षण विधि का पालन होता है? आगमन विधि तो नहीं होता, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि या निगमन विधि? तो इसका सही आंसर होगा निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। आगे फिर प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया का परिमाप है। यानी कहता है 8 5 5 8 5 8 5 यानी 26, यानी यहाँ पर लंबाई को 2 बार जोड़ा है, चौड़ाई को 2 बार जोड़ा है। ठीक है, तो विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित यहाँ है? आगमन विधि,
निगमन विधि, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि। तो देखिए ऐसा कर रहा है बच्चा आगमन विधि में, यानी फॉर्मूला यदि डायरेक्ट पुट करते हैं तो आयत की परिमाप बराबर तो होता है कि 2 इंटू एल प्लस बी, तो फॉर्मूला होता। लेकिन यहाँ पर एल 2 बार जोड़ रहा है और बी 2 बार जोड़ रहा है, यानी लंबाई 2 बार और चौड़ाई 2 बार। ठीक है, तो यह उदाहरण की ओर जा रहा है, उदाहरण से नियम, इसलिए इसमें इंडक्टिव मेथड आगमन विधि सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियां बहुत आम हो गई है, यानी बहुत हो रही है। जैसे होता है 2/3 प्लस 2/5 इक्वल टू 4/10। ठीक है, तो इस तरह का त्रुटि करता है, तो इसमें क्या होता है, श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए? समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास करना, यानी एक जैसे सवालों का अधिक अभ्यास करना, या फिर असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। और तीसरा है विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास करना। और चौथा है हर के लघुत्तम समावर्तक, यानी जो उसका एलसीएम निकालते हैं, है ना, की संकल्पना को स्पष्ट करना। तो इस प्रश्न का यहाँ पर जो आंसर जो होगा, यानी दूसरा होगा, यानी असमान जो भी भिन्न है। ठीक है, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप, यानी उसको फिगर के द्वारा उसको समझाएंगे देना, और बाद में समान प्रकार के सवालों को हल करना। यानी सबसे पहले चित्र के द्वारा उसको जब क्लियर हो जाएगा तब फिर समान प्रकार से उसको हल करने के लिए बताना। अगला प्रश्न फिर देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ पर क्लास 3 के विद्यार्थियों ने लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। कौन सा ले जाएगा? यहाँ पर देखिए सीटेट का क्वेश्चन है, सेंटीमीटर वाला रूलर और मापने वाली टेप। दूसरा है विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाला रूलर। ठीक है, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तीसरा कहता है नापने वाली टेप जिसे एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। चौथा होता है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। तो इस देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा, यहाँ पर इसका आंसर दूसरा होगा, यानी यहाँ पर विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूलर जो होता है, वो मापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की कंसेप्ट जो होता है, यानी क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखिए, वो इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा है विभिन्न आकारों की आकृतियां का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र को स्पष्ट करना। और तीसरा है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल की तुलना करना। और चौथा है आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र जिसमें लंबाई गुने चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरा, यानी हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक जो भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति की क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए हमको सीखना चाहिए। आगे कहता है कि क्लास 2 में अबेकस का प्रयोग, खाली स्थान दिया हुआ है, में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। किसमें का सहायता नहीं करता है? स्थानीय मान की महत्व को समझने में। दूसरा है बिना किसी त्रुटि की संख्या को पढ़ने में। और तीसरा है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक निकालने के लिए लिखने में। और फिर कहता है गणना की परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर तीसरा होगा, यानी क्लास 2 में अबेकस का जो प्रयोग जो होता है, यहाँ शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में विद्यार्थियों को सहायता इसमें नहीं करता है और बाकी सब सहायता करता है। अगला प्रश्न फिर देखिए, कहता है कि क्लास 5 के विद्यार्थी की समस्या है 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 को सही तरीके से हल करते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सके कि आधे केक में कितने 1/3 केक टुकड़े हैं, इसका कारण क्या है, यानी इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन देखिए, कहता है भिन्नों की संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई, यानी बिना भाषा सहायता की पढ़ाई गई है। दूसरा कहता है विद्यार्थी इन समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। और तीसरा है विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। और चौथा है समस्या
कक्षा 5 के लिए 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। तो यहाँ बाकी यहाँ पर सब सही है। इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पहला होगा, यानी भिन्नों की जो संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता की यहाँ पढ़ाई गई है। आगे देखिए, कहता है कि प्रायः विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं, यानी जो भी डेसिमल नंबर होता है उसमें तुलना में त्रुटि करते हैं, यानी गलती करते हैं। उदाहरण के लिए 0.500 है ना, फिर है 50, फिर कहता है 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है, यानी 0.050 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण कैसे हम लोग समझ सकते हैं, कौन सा हो सकता है? क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण, यानी जो उसका संकल्पना है, या फिर कक्षा में इस प्रकार के सवालों का अभ्यास का अभाव देखा गया है, या फिर संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव है, या चौथा है विद्यार्थी द्वारा लापरवाही की बरतना। तो इस प्रश्न का यहाँ आंसर जो होगा पहला होगा, यानी क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण उसकी संकल्पना है, यानी वो क्लियर नहीं है वो। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। आगे देखिए, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों जैसे विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही है, यानी प्रभावित रही है, वे है, यानी वो कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, कहता है कमजोर शिक्षक कौशल, कमजोर गति कौशल जैसे पढ़ना और लिखना कौशल। दूसरा है कमजोर शाब्दिक चाक्षुष श्रव्य, यानी जो होता है देखने संबंधी, श्रव्य संबंधी ये कार्यकारी स्मृति। या फिर कहता है तीसरा में कमजोर चाक्षुषीय प्रक्रमण योग्यता। ठीक है, यानी जो आँख में देखने की जो कमजोर होता है उसकी योग्यता। ठीक है, उसकी कमजोर है, उसकी आँख में देखने की शक्ति कमजोर है। जैसे चाक्षुषी विभेदीकरण, यानी आँख में किसी प्रकार का दोष है, स्थानीय संगठन, या फिर उसमें आँख में जो होता है चाक्षुषी उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, माने आँखों में उसका कोऑर्डिनेशन समन्वय नहीं होता है। तो इस चौथा कहता है कि कमजोर भाषा प्रकरण, यानी उसका लैंग्वेज कमजोर है। योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। तो इसका सही आंसर तीसरा होगा। ठीक है, यानी कमजोर चाक्षुषी प्रक्रमण योग्यता है, जैसे चाक्षुषी यानी आँख विभेदीकरण में है, स्थानीय संगठन और जो आँख में उसकी कोऑर्डिनेशन का अभाव है, यही इसका सही आंसर है। आगे देखिए, क्लास 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उनके लंबे और किनारे से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? देखिए, श्यामपट्ट का तल, या फिर जियोबोर्ड, या फिर 3D सॉलिड्स के नोट्स, या फिर क्यूब्स। ठीक है, तो सही आंसर इसका होगा दूसरा, जियोबोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है, कैसा है? अज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर 4 होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगे प्रश्न कहता है कि किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया है, यानी 306, 408, 4008 और 4018 है ना। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा: 30(6), 40(8), 408, 40(10) पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि कैसे? छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती है और कक्षा उबाऊ या कष्टदायक लगती है। दूसरा, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उपयोग अभी तक नहीं जानता है। आगे देखिए, छात्र गणित के अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। और चौथा है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, यानी अभी तक कंसेप्ट नहीं समझ गया है लोकल वैल्यू को, और उसको 2 ही अंक को पढ़ने में अच्छा लगता है, और यही इसका सही आंसर भी, यानी आंसर 4 इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, कहता है कि किसी अभ्यास में प्रश्न था P और Q 2 बिंदु है,
तथा आर और एस रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो बच्चे ने उत्तर दिया ए बी, है ना, ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर और ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यह संकेत करता है, यानी किस और संकेत करता है, संकल्पनात्मक त्रुटि को या फिर कार्यविधिक त्रुटि को या फिर रेखागणित के नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को या फिर पढ़ने की त्रुटि को। तो बात सही है, इसका आंसर तीसरा होगा, यानी रेखागणित में वो जो भी नाम लिखता है दो रेखा को, दो बिंदुओं को, जिसमें ए बी लिखने का उसका आदत हो गया, उसी कारण उसकी त्रुटि हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, क्लास 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 के योग करने के लिए कहता है, यानी इस दोनों को आपस में जोड़ने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है वो, देखिए इसको जोड़ देता है। तो देखिए 8 और 2 और 8 10 होना चाहिए, तो यहाँ 2 लिख रहा है। फिर है 6 और 2 8, यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह इसको जोड़ निकाल दिया 11482। तो यहाँ क्या कह रहा है कि योग का कौशल की या फिर स्थानीय मान की अवधारणा की या फिर पूर्व समूहीकरण के द्वारा योग की कौशल की या योग के सही क्रम की अवधारणा की। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा यहाँ पर दूसरा, यानी स्थानीय मान का जो उसकी अवधारणा है उसको नहीं समझ पा रहा है। आगे देखिए, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ, खाली स्थान को दर्शाने के 5 तरीके हैं। कौन कौन है, गणितीय चिंतन एवं विचार, दूसरा है ज्यामितीय प्रमाण और तीसरा है गणित की पाठ्यचर्या और चौथा है गणित शब्द भंडार, गणितीय शब्द भंडार। तो इस प्रश्न का सही आंसर पहला होगा, गणितीय चिंतन एवं विचार। आगे फिर देखिए, प्रश्न कहता है जियोबोर्ड किसका शिक्षण का एक प्रभावी साधन है, इसका शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणों, रेखाओं और कोण का, दूसरा है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषता, और तीसरा है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आकृतियों में अंतर करना, और चौथा है सममिति की अवधारणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा होगा, ज्यामितीय आकृतियों और उच्च विशेषताएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। किस कारण से महत्वपूर्ण है भाई, देखिए कहता है वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों द्वारा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। दूसरा कहता है वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या यानी दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं, और तीसरा है वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, और चौथा है वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानीय व विश्लेषणात्मक योग्यता को संदर्भ में सहायक है, और यही आंसर सही है, यानी वे शिक्षार्थी यानी वे प्रत्येक शिक्षार्थी को स्थानीय और विश्लेषणात्मक योग्यता के संदर्भ में सहायक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक गणित की संप्रत्ययों को लिखते समय यानी सिखाते हुए खोज परक उपागम का प्रयोग करता है यानी उपयोग करती है। ठीक है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए कर रही है, तो गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या फिर विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए या फिर तीसरा कहता है कि एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, और चौथा है गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरा, यानी एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता को विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु का खेल, प्रतिरूप इत्यादि, यानी प्राथमिक स्तर पर जो होता है 10 ग्राम बिंदु का खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों में सहायता करता है। किसकी सहायता करता है, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में और स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, और संख्याओं की तुलना में बोध विकसित करने के लिए, और चौथा है परिकलन कौशलों के संवर्धन के में। तो इस प्रश्न का सही आंसर दूसरा होगा, स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। आगे पता है वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से
प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। यानी वैदिक गणित जो होता है आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास में होता है? ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ में, या विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल में, या तीसरा है कहता है कि विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता में, और चौथा है गणित में गणना के कौशल तथा गति में। तो इस प्रश्न का सही आंसर 4 ही होगा, यानी गणित में गणना के कौशल तथा गति में ही होता है। वैदिक गणित जो होता है आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, क्लास 2 के कुछ विद्यार्थी को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यानी हासिल लेने के लिए, कैरी लेने के लिए जो प्रश्न होता है उसमें उसको समस्या हो रही है। कारण क्या होगा? देखिए, गणित में रुचि का अभाव है। दूसरा है अंकित मान तथा स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव है। तीसरा है शून्य के महत्व की समझ का अभाव है। और चौथा है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। और यही आंसर भी है, यानी पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का उसमें अभाव होता है। इसीलिए क्लास 2 के विद्यार्थियों को हासिल वाले यानी 2 अंकों की संख्या की जोड़ में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, क्लास 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है? किस व्यवहार में कौशल उपकरण की आवश्यकता होती है? मोतियों की माला, या फिर बिंदु सीट जिसको हम लोग डॉट पेपर बोलते हैं, या फिर गिन तारा, या फिर द्विमुखी पटल, ठीक है, जिसको क्राउनर बोलते हैं, काउंटर। तो इसका सही आंसर होगा बिंदु सीट यानी डॉट पेपर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। किस लिए मदद करते हैं? मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, या फिर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए। और तीसरा कहता है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। और चौथा शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ तीसरा होगा, यानी मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए प्राथमिक स्तर में शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का बहुत महत्व होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि क्लास 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 या 1/100 यानी 1/10 जो होता है 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी जो कौन सी टीएलएम मटेरियल सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन देखिए, कहता है डैट्स ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिन तारा जिसको एबेकस कहते हैं, या फिर 110x10 वर्गकृत ग्रिड। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ संख्या चार्ट। आगे देखिए, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या है यह कथन? है किसके द्वारा कहा गया है? यानी क्या है यह कथन, गलत है या सही है? गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है, तो एकदम हो ही नहीं सकता आंसर। गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। ठीक है, अगला कहता है सही, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। सही आंसर ही होना चाहिए। आगे देखिए, सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर तीसरा होगा, यानी गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार की रचना करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। यानी आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों का एरिया इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का और रेक्टेंगल का। परंतु क्लास 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल एक जैसा है, एक समान है? ऑप्शन देखिए, पैमाने का प्रयोग से, या फिर जियो बोर्ड के प्रयोग से, या फिर आलेख यानी ग्राफ पेपर के सहायता से, या फिर कागज मोड़ने के प्रयोग से। तो इसका सही आंसर होगा आलेख यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से वो समझाने में सफल हो सकता है। आगे कहता है क्लास 2 की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों को 4 इकाई 3 दहाई लिखने के लिए कहा। यानी 4 इकाई 3 दहाई के लिए लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका यानी
इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 3 है। तो इस तरह से 34 के स्थान पर बच्चों ने 43 लिखा, 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को कि इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? ठीक है, देखिए स्तंभ विधि के में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे या फिर विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेगी और फिर लिखने के लिए कहेगी। और तीसरा कहता है कि उन्हें बताएगी कि वो यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर लिखने के लिए कहेगी। और चौथा कहता है हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएगी जिससे कोई भ्रम न हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ तीसरा होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप के संदर्भ बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर पहला कथन देखिए कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, या फिर केवल अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर दूसरा कहता है अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, और चौथा है अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर होगा दूसरा, यानी केवल अप्रमाणिक मापों का ही उपयोग करना चाहिए। इसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप के संदर्भ में पढ़ाने के लिए जो होता है कि दिया गया कथन यहाँ सही होगा, यानी 53 का सही आंसर दूसरा होगा। अगला प्रश्न कहता है कि 2 दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम की कौन सा साधन सर्वाधिक बेहतर हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, उपयुक्त हो सकता है? जियो बोर्ड, मोती और माला, या फिर ग्राफ पेपर, या फिर गिनतारा? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर पहला, जियो बोर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, या फिर अनुसंधान विधि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, बाय।